हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके कॉन्सेप्ट्स पे बहुत काम किया जाता है, टॉपिक वाइज कवरेज दिया जाता है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ, वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड हैं आप सभी के लिए। ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। अदर देन सीबीएसई बोर्ड, हम और भी बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, स्टेट बोर्ड जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड एक्सेट्रा। तो आपको हर सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए पढ़ते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हमने अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे, एमसीक्यू हमने देखे ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया भाई सबसे पहले कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 क्या है, फिर इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सारी चीज़ों का हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी के भी सोल्यूशंस कर लिए, एमसीक्यू भी कर लिए। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना, ऑफ कोर्स इसमें एनसीईआरटी का भी जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कंसर्न में लिया जाता है, लेकिन साथ ही में कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो जो चीज़ें हम निगलेक्ट करते थे, क्या एक ही लाइन तो दी हुई है, दो की तो लाइन दी हुई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और उसी में से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरा ये काम है कि आपको पूरी तरीके से 100% रेडी कर देना। तो वो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, तो हर चैप्टर में इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि वो चैप्टर का आपका कुछ भी पूछ लें, पूरा निचोड़ एक तरीके से, तो पूरा कुछ भी पूछ ले, आपको वो आएगा ही आएगा। किसी ने भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो वही हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम सेगमेंट रख रहे हैं। चैप्टर बहुत छोटा है ना, सिर्फ 3-4 पेजेस का ही चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नहीं तो वैसे भी ये बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा हमने इसमें से 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स। अब जैसे कि ये वाला जो टॉपिक है हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन कई बार जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन में आ गया, छोटे से स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ गया, तो हमें बिल्कुल इसको आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कहाँ था, ये तो पढ़ा ही नहीं, कौन से चैप्टर का पार्ट था, ये नहीं होना चाहिए। आपको जैसे ही आपने वर्ड देखा, अरे हाँ ये चैप्टर नंबर 1 में छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इसमें लिखने का नहीं है, इसमें ये लिखना है, इस तरीके से आपका माइंड फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, 12th का ये कॉन्सेप्ट है, तो मिस बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, जिसको इकोनॉमिक यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट्स भी कह लो या इकोनॉमिक एजेंट्स कह लो, दोनों सेम चीज़ें। तो कभी आपसे इकोनॉमिक यूनिट्स पूछ लें, इकोनॉमिक एजेंट्स, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग, यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, सबसे पहले बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स वी मीन दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। है ना, कौन कौन इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमी में इन आवर कंट्री? गवर्नमेंट टेक इट, आरबीआई लेती है डिसीजंस। ठीक है, हाउस होल्ड्स भी छोटे मोटे डिसीजंस लेते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो वो इंडिविजुअल्स या वो यूनिट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं इकोनॉमी में, दे कैन बी कंज्यूमर्स हु डिसाइड व्हाट दे वांट एंड हाउ मच दे वांट, है ना। तो हम भी एक तरीके से एक डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास भी है। दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दे मे बी एंटिटीज लाइक द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बैंक्स which also take different economies decisions and how much to spend, what interest rate to be charged on credits and how much is the tax. जैसे गवर्नमेंट वगैरह सब टैक्सेस वगैरह देखती हैं, आरबीआई हमारी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारे हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स डिसाइड कर रहे हैं या इकोनॉमिक यूनिट्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर्स टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये समझ आया आपको? सो द मेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, खटाक से एकदम, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मार्क कर लो।
बहुत छोटे में मैंने 2-3 लाइन्स में इसको फिनिश कर दिया है कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एजेंट्स रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट्स इट। फटाक से इसको आपको एकदम मार्क कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन इसमें आते हैं, कौन कौन इसमें आते हैं हमारे पास? वी हैव हाउस होल्ड्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव हाउस होल्ड्स, वी हैव फर्म्स, वी हैव गवर्नमेंट्स, ठीक है, और साथ ही में वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेक्टर्स। तो ये पूरे कम से कम 5 टोटल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है, लेट्स आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है हाउस होल्ड्स। ये हमारा सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी का सबसे पहला सेक्टर होता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ तो चलो। H, P, G एंड E, हमने पढ़ा है ये HPGE, HPGE ऐसे याद रख लो। हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो वही 3 है। हाउस होल्ड्स है मतलब इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजंस। सबसे पहले हाउस होल्ड्स हो गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास फर्म्स हो गए, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस या मैन्युफैक्चरर्स। थर्ड हमारे पास हो गए सेंट्रल एंड लोकल अथॉरिटीज दैट इंटरवीन इन द इकोनॉमी। इंटरवीन का मतलब एक तरीके से दखल देना, देखना, हर चीज़ को रेगुलेट करना, ठीक है, इन द इकोनॉमी थ्रू पॉलिसीज, regulations, taxation and spendings. They also provide public goods and services. तो ये किसका पार्ट हो गया? गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स हो गए, वो सारी चीज़ें फंक्शन करते हैं, मनी सप्लाई सब चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। सो बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, एंटिटीज दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन सेवर्स एंड द बोरोवर्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये भी इकोनॉमिक्स यूनिट का पार्ट है। फॉरेन सेक्टर यानी ट्रेड हो रहा है। ट्रेड क्या होता है? एक होता है इंपोर्ट, एक होता है हमारे पास एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब आप वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हो, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया अमेरिका, ठीक है, या यूएसए, जैसे कि यूएसए लिया हमने, है ना। तो यूएसए को अगर मैं, यूएसए से मैं अगर चीज़ें ले रही हूँ तो मतलब उसको मैं क्या बोलूँगी? मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। अगर मैं यूएसए को चीज़ें दे रही हूँ अपने इंडिया से तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो हम क्या इनकरेज करते हैं इकोनॉमी में? क्या हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए? सोचिए एक मिनट, भले ही आप लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, लेकिन आप अपनी थिंकिंग से अपना क्रिटिकल एनालिसिस करिए कि किसी भी इकोनॉमी में हम क्या इंकरेज करेंगे, इंपोर्ट इंकरेज करेंगे, एक्सपोर्ट इंकरेज करेंगे? बताइए बताइए बताइए, सोचिए। तो देखिए इंपोर्ट क्या होगा? अगर मैं इंपोर्ट करूँगी तो मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, ठीक है। यूएसए को मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो भाई हमारी कंट्री का पैसा जा रहा है दूसरी कंट्री में, वो तो अच्छी बात नहीं हुई। हम चाहेंगे एक्सपोर्ट, कि हमारा सामान दूसरी कंट्रीज में जाओ, दूसरी कंट्रीज हमें पे करें। तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इसलिए हम मेक इन इंडिया कैंपेन, आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग खुद इतने सेल्फ रिलायंट हो कि हम दूसरे देशों को प्रोवाइड करें चीज़ें, और उनके बदले में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स हो, ठीक है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आए, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे भाई? 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पूरे 5 चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स हमारे होते हैं। कौन होते हैं? ये जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे इकोनॉमी में रेगुलेट करना है, ठीक है। क्लियर हुआ आपका? बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1। चलो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आप सभी ने? एक बार ले लीजिए जल्दी से। जैसे कि मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट का अलग से फोल्डर्स बना लो, है ना। अभी जैसे कि माइक्रो मैक्रो चल रहा है, क्लास 11th में माइक्रो चल रहा है, तो माइक्रो का एक फोल्डर बना लो और उसमें सारे माइक्रो के स्क्रीनशॉट्स डालते चले जाओ। मैक्रो का एक फोल्डर बना लो, मैक्रो के डाल दो, ताकि जब भी एग्जामिनेशन हो, यूनिट टेस्ट वगैरह हो, तो आपको सीधे वो वाला फोल्डर खोलना, सब आपके पास हो, ठीक है। नहीं तो ई बुक्स और ई नोट्स अवेलेबल है, उसकी लिंक गिवन है, वहाँ पे भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। What was the influence of Great Depression 1929 और the emergence of macroeconomics? ये हमने कितनी बार पढ़ा? एनसीईआरटी में पढ़ा, जब हम बुक को समझ रहे थे पूरा तब पढ़ा हमने, सिलेबस को हम समझ रहे थे तब भी मैंने थोड़ा बहुत बताया। तो ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ पढ़ के ही डिप्रेशन सा लगने लगा, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ लिया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से एक क्विक रिकैप दे दूँ आपको ग्रेट डिप्रेशन का। चलो, ग्रेट डिप्रेशन जैसे कि 1929 में आया है, चला कब तक भैया जी? 1939 तक।
बहुत मेहनत लग गई, 10 साल लग गए भैया पूरे इकोनॉमी को स्टेबल करने में, मतलब सिचुएशन वाज रियली बैड। इसका पहला इंटेंस हमें कब देखने को मिला? हमें दिखा स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, हमारा क्या था, क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुका था, हमारे पास स्टॉक क्या था, बढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन डिमांड हमारे पास थी ही नहीं, डिमांड थी ही नहीं, विच लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई भाई, 3% से 25% तक हो गई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो 1929 से लेके 1933 तक बहुत कोशिश करी कि इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। फिर 1933 में हम लेके आए न्यू डील, उसमें हमने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरीके से बर्थ हुआ, जन्म हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि नहीं, हमें इकोनॉमी को संभालने के लिए मेजर टर्मिनोलॉजीज और मेजर कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो रही है, नेबरिंग कंट्री से कैसे ट्रेड करें, किस तरीके से अपनी सिचुएशन को संभालें, कैसे हम लोग अपना स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा जो बिल्कुल ही ज़्यादा डूब चुका है, क्रैश कर चुका है, इसको कैसे रिवाइव करें, कैसे बैंक्स को हम बताएं कि यार पब्लिक का फिर से बैंक्स में ट्रस्ट जगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रांग हो, इन सब की स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और इसी का इमर्जेंस हमने पढ़ा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जिनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, और वेरी प्रोमिनेंट, आई वुड से वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो आ जाएं, आ जाओ। देखो मैंने बहुत अच्छे से ना ऐसे आपको इस तरीके से ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, तो ऐसे ही लिखना है आपको एग्जामिनेशन में भी। चलो, सबसे पहले व्हाट आर द की पॉइंट्स अबाउट द इमर्जेंस। सबसे पहले है क्राइसिस कैटलिस्ट। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, हाईलाइटेड द सीवियर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी विद मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन में? सबसे पहले हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत ख़राब हालत है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ चुका है। आप चाहो ना तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, in the USA depression crisis, we faced the problem of unemployment, where the unemployment increased from 3% to 25%, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है की थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स नोटेबली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जॉन मेनार्ड कीन्स डेवलप्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एम्फेसिस एग्रीगेटेड डिमांड एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट को आगे आके करनी पड़ेंगी चीज़ें, सब चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा इकोनॉमी को, अगर वो स्टेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। डन, सभी ने लिया स्क्रीनशॉट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस ऑन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट पे फोकस करना यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स शिफ्टेड फोकस टू नेशनल लेवल वेरिएबल्स लाइक जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कैसे काम करें, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो हमने शिफ्ट लेके आया कि माइक्रो से मैक्रो की तरफ बढ़ो। ठीक है, पॉलिसी इनोवेशंस, गवर्नमेंट अडॉप्टेड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज टू स्टेबलाइज इकोनॉमीज एंड प्रमोट रिकवरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना शुरू किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें लेके आए। ये सब किस में आया था? न्यू डील में आया था, 1933 से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे इकोनॉमी सुधरने लगी थी। तो उन्होंने क्या क्लेम्स बनाए? क्लेम्स बनाए कि भाई गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, बैंक्स को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज उनने बनाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्राइसिस स्पर्ड द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन इन्फ्लुएंसिंग बोथ एकेडमिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग वर्ल्ड वाइड। तो इससे धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो बोल सकते हैं इसी के पूरा एक तरीके से फ्लो चार्ट जो हमने पढ़ा ना, उसी की चीज़ों को आप मेंशन कर दोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, बढ़िया, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया। आपको पता है भाई हमारा क्या है, HPGNE, ये होता है हाउस होल्ड्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, दूसरे पेन से लिख देते तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है,
फर्म्स भी लिख सकते हैं, बिजनेस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा कलर ले बताओ, टेक दिस वन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट, हाँ नाइस कलर है ना, अच्छा कलर लग रहा है ये, गवर्नमेंट। एंड ई से है हमारे पास, रेड ले लेते चलो, ठीक है। ई से है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, HPGE, याद रहेगा HPGE। चलो, हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम फॉरेन भी बोलते हैं। अच्छा, सो 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन डिटेल। द एक्सटर्नल सेक्टर इज द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक्सप्लेन करना है सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, आपको 4th सेक्टर समझाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द, मैंने इसको पढ़ा एक्सप्लेन द 4 सेक्टर्स, इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द 4th सेक्टर, है ना। तो 4th सेक्टर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई है, HPGE का ई वाला जो पार्ट है वो पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्सटर्नल में इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। सो द एक्सटर्नल सेक्टर इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ट्रेड विद द एक्सटर्नल सेक्टर कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स, बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। द इकोनॉमी ऑल्सो बाय गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दीज आर नोन एज imports. Beside exports and imports, the rest of the world affects the domestic economy in other ways as well. Capital from foreign countries may flow into the domestic country, or the domestic country may be exporting capital to foreign countries. ये बोलना चाह रहे हैं एक तरीके से, जैसे कि मैंने बात करी थी फॉरेक्स की, ये हम आने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ने वाले हैं। फॉरेक्स एक शॉर्ट फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसीज वगैरह की बात हम बात करते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स अपना बढ़ाऊंगी तो एक तरीके से जो मेरी करेंसी है इंडियन रुपीज़, उसका जो है अप्रिसिएशन होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो, इंडिया कोशिश करता है तो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होगा, ज़्यादा फॉरेन करेंसीज हमारे इंडिया में आएंगी। वहीं पर अगर हम लोग इम्पोर्ट्स करेंगे तो हमारे यहाँ से सारी करेंसी बाहर चली जाएंगी, तो हम नहीं चाहते, इसलिए हम लोग सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर भारत पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए, हेल्थ मेंटेन स्टेबल प्राइसेस, लो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ विच आर क्रूशियल फॉर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि वेल्थ बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। पॉलिसी गाइडेंस में हेल्प करता है, गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेस, स्पेंडिंग्स एंड इंटरेस्ट रेट्स टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइसेस। तो ये पूरा काम है गवर्नमेंट का एक तरीके से देखना कि सोशल वेलफेयर हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, तो एक तरीके से पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स। इसका मतलब होता है हेल्प प्रोटेक्ट एंड मैनेज इकोनॉमिक्स becomes and recession minimizing their negative impacts। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि रिसेशंस वगैरह ये सब ऐसी सिचुएशन आए ना, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन में हमने देखा था कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमारी सारी चीज़ें बिगड़ गई। उसी के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद बहुत फोकस करने लगे। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो एक तरीके से हम रिसेशन और डाउनफॉल से बच सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, लेकिन जितना हमारे हाथ में उतना तो हम कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी क्रूशियल्स इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी तो एक तरीके से ग्लोबली भी हमारा बहुत अच्छा गुडविल होगा, वी विल बी एबल टू फंक्शन वेल और हमारी इकोनॉमी फास्ट फॉरवर्ड में चलेगी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इंक्रीज होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगर हमारा मैक्रो इकोनॉमी जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं अगर वो अच्छे खासे ठीक चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फ्लुएंसेस डिसीजन बाय बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कंजम्पशन, ये सब पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड्स और एग्रीगेट सप्लाई में, ठीक है।
Understanding macroeconomics is vital for policymakers, business and individuals to navigate and influence the broader economic environment effectively. It is very important कि हम हर एक चीज़ को समझें. क्यों? पॉलिसी मेकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए वी विल स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स और आने वाली क्लासेस में भी बहुत डिटेल में और अच्छे से हम सारी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं. ठीक है, होपफुली आपका जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो क्लियर हो गई. चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोडक्शन का ये पार्ट था. हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए प्लस एमसीक्यूज भी किए, साथ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एक आपको हमने एक पूरी पिक्चर दिखा दी कि भाई कहाँ से ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, क्या चीज़ें हुई, कैसे इमर्जेंस हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का और क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे ही क्वेश्चंस का आपका आंसर हो गया होगा. जो भी आपका फीडबैक है, कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. वंस अगेन आपको बताना चाहूँगी वी प्रोवाइड यू एब्सोल्युटली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. नॉट जस्ट सीबीएसई और भी स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, हर एक चीज़ को हम कवर कर रहे हैं. सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है. हर चीज़ का हम प्रोवाइड करते हैं आपको सिलेबस वाइज, क्लास वाइज. वहीं पे वी ऑल्सो हैव क्लासेस इन हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के ही सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा. वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जैसे कि यूट्यूब पे तो आपको हमें सब्सक्राइब करना ही है, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, ऑन फेसबुक, वी आर एवरीवेयर. सो यू हैव टू फॉलो देयर अस. ठीक है, आपको करना ही हमें फॉलो बिकॉज कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहता है आप हमारा एक बार ऐप और वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं. हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी नेविगेशन. सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बस आपको रेगुलर रहना है क्लासेस में और हर चीज़ को स्टडी करना है. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो. एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.